हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित समराज एकेडमी। हम देखेंगे एडिटोरियल का बिहार तत्व संग्रह। इसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन मैंने अपलोड कर दिया है। आपके प्लेलिस्ट में जाइए, आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा। और आज देखेंगे भूगोल वाला पार्ट, जियोग्राफी। इसमें 2 पार्ट्स होने जाएंगे, ठीक है। तो बिहार का भूगोल जो है ना, भौतिक इसका विभाजन हुआ 3 पार्ट में: पर्वतीय तराई क्षेत्र, मैदान क्षेत्र और पठारी। और देखिए पर्वतीय तराई क्षेत्र में आपके 3 हैं। इसमें भी सोमेश्वर की श्रेणी है, रामनगर दून है और दून घाटी। और मैदान में उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। पठार में धारवाड़ जो चट्टाने हैं और फिर बिंद वाली, ठीक है। तो एक एक पार्ट देखते हैं इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें सोमेश्वर ये पहाड़ी जो है ना, श्रेणी ये ऊपर है, और इसमें दून घाटी है, फिर ये आपकी रामदून। नेक्स्ट इसमें देख लीजिएगा, ये जितने भी मैदान है, मैप से ज़्यादा समझ में आता है। ये घाघरा नदी है और ये गंडक नदी। तो ये घाघरा और गंडक का दोआब क्षेत्र हो गया। अब ये गंडक नदी है, ये कोसी है, तो इसके बीच का क्षेत्र जो होता है गंडक कोसी का दोआब हो गया। कोसी नदी ये महानंदा, तो कोसी महानंदा का दोआब हो गया। और ये गंगा नदी आपकी यहाँ से निकल रही। अब इसी में आती है आपकी सोन नदी, तो ये गंगा और सोन का दोआब हो गया। और ये मगध का मैदान है, दक्षिण पठारी क्षेत्र, अंग का मैदान, ठीक है। तो ये आपका भौतिक विभाजन हो गया। देखिएगा पहला इसमें पर्वतीय तराई क्षेत्र। तो पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग है, अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 932 किलोमीटर जो स्क्वायर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण में ज़्यादा है और 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। तो देखिए सोमेश्वर श्रेणी, तो ये श्रेणी संगम ये नेपाल एवं बिहार की सीमा पर निर्धारित करती है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है और सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है। और दूसरी है रामनगर दून। इसका विस्तार हरहरा नदी घाटी से हरहरा नदी घाटी में है और इस क्षेत्र का अधिकतम ऊंचाई जो है 240 मीटर है। और तीसरी है दून घाटी। इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी से एवं रामदून के बीच का है। इस घाटी को हरहरा नदी की घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, देखते हैं मैदान 2 टाइप के इसमें भी है। मैदानी क्षेत्र बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ। इस मैदानी के मध्य गंगा नदी बहती है और गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। तो पहला है आपका उत्तरी गंगा का मैदान। तो देखिए गंगा नदी के उत्तर में नेपाल नदी का इस जो विस्तार है, और इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा गया। दोआब से तात्पर्य है 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए पहला है गंडक, ये घाघरा और गंडक का दोआब क्षेत्र, फिर गंडक कोसी का और फिर कोसी महानंदा का, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा दक्षिण गंगा का मैदान देखते हैं। तो गंगा नदी के दक्षिण और दक्षिण पठारी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पहाड़ी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। देखिए गंगा सोन का दोआब क्षेत्र, मगध का मैदान और अंग का मैदान। नेक्स्ट देखिए पठार। तो ये भी 2 टाइप के। बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करता है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं, धारवाड़ क्रम की और एक विंध्य क्रम की। जो धारवाड़ है ये मुंगई, जवई, नवादा और गया में, और विंध्य वाला जो कैमूर, रोहतास में। नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र है जिसे चौर या मन कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है इसमें। गंगा के मैदानी भाड़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति के जो क्षेत्र होते हैं दियारा प्रदेश कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आया भी था एक। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन चौर जो गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। और उत्तरी गंगा का जो मैदान है बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है, जो उत्तर का गंगा मैदान है। नेक्स्ट है देखिए, अब इसमें धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ना, ये प्री कैम्ब्रियन, और ये जो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर इसमें पाई जाती है। और ये बिहार की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है विंध्य, ये प्री कैम्ब्रियन ये भी है, और ये कैमूर और रोहतास मिलती है। ये जो दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है, सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए ये प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी आया था। टर्सरी, ये प्लेस्टोसीन काल की है, पश्चिमी चंपारण में इसका विस्तार है।
सोमेश्वर पहाड़ी पर स्थित है और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। तो इसमें पूछा जाता है सोमेश्वर पहाड़ी जो ना वो सब इन सबसे नई है। और क्वार्टनरी जो होता है प्लेस्टोसीन एवं हेलोसीन के काल का है और ये गंगा का मैदान है। बिहार का अधिकांश भाग ये मैदानी क्षेत्र है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। अब देखते हैं बिहार की जलवायु। तो किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। देखिए, जैसे अक्षांशीय स्थिति, उपोष्ण क्षेत्र, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति और बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चावच और मानसून का प्रभाव, ये सभी। देखिए, बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दिशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। तो देखिएगा, ये अब पूछा भी गया था। कोपेन ने उत्तरी बिहार को CWG और दक्षिणी बिहार को AW कहा है। टिवार्था ने उत्तरी बिहार को CWA बोला है और दक्षिणी बिहार को AW बोला है। थार्नरेट ने उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को CB-W बोला है और शेष बिहार को CA-W बोला है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से आपके वायुदाब में कमी आने लगती है। ये मार्च के मध्य की स्थिति होती है, मध्य जून की, और इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं, जिसे लू कहा जाता है। और इस मौसम में जो तापमान होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सबसे गर्म स्थान जो ना गया है, 47 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। मानसून आने से पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, वर्षा ऋतु। जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप से के नाम से जाना जाता है। और बिहार में मानसून का प्रवेश जो होता है मध्य जून में होता है और बिहार में जुलाई एवं अगस्त महीने में अधिक वर्षा होती है। और बिहार में औसत जो वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर होती है और सर्वाधिक वर्षा जो होती है किशनगंज में 205 सेंटीमीटर होती है और सबसे कम जो होती है औरंगाबाद में होती है 101 सेंटीमीटर से 101 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार सूखा प्रभावित रहता है। तीसरा है जो शीत ऋतु, इसका काल जो होता है मध्य अक्टूबर से फरवरी तक माना गया है। मानसून लौटने के बाद बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है और बिहार में दिसंबर जनवरी माह में सर्वाधिक ठंडक वाला होता है और सर्वाधिक जो ठंडा जिला है वो गया है। देखिए, ये दोनों याद रखिएगा पॉइंट, ठंडा भी सर्वाधिक है और सर्वाधिक गर्म भी जो जिला है वो गया है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है और ये वर्षा जो होती है रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र, तो बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। तो दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। देखिएगा, आपके जोन दिए गए हैं इसमें। तो ये पहला जोन है, पहले जोन में आपके ये आते हैं। तो इसमें देखिए, जो फर्स्ट जोन में जो आपके ज़िले आते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज। ठीक है। और सेकंड जोन में आप देखिएगा, ये आपके आते हैं सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, ये सेकंड जोन के। और नीचे आपके देखिएगा जो थर्ड जोन है ना वो 2 पार्ट में बांटा गया। थर्ड जोन बी वाला, ये थर्ड जोन ए वाला है। तो ए वाले में देखिए शेखपुरा है, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, बांका। और थर्ड जोन के बी वाले पार्ट में देखिएगा कैमूर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और पटना, ये ज़िले आते हैं। ठीक है। अब देखिएगा इसमें ज़िलों का क्रम दिया गया है इसमें। और आपके जोन फर्स्ट में 13 ज़िले और जोन सेकंड में 8 ज़िले, जोन फर्स्ट ए में थर्ड ए में 6 ज़िले, जोन थर्ड बी में आपके 11 ज़िले हैं। ठीक है। ये अभी ज़िले बता भी दिए आपको। अब देखिए, विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। तो जोन फर्स्ट में उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र है, जो औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है और यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है। तो मुख्य फसलें क्या है, गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर और मक्का। और सेकंड जो जोन है ना, इसमें औसत वर्षा 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड है।
यहाँ जूट, धान, चाय, मक्का आदि होती है। अब थर्ड वाला जो है पठारी जो क्षेत्र है, तो इसमें औसत वर्षा 95 से 115 होती है सेंटीमीटर। यहाँ बांगर मिट्टी की अधिक प्रधानता है। गेहूँ, दाल, अरहर, चना यहाँ पे फसलें हैं। नेक्स्ट है बिहार का अपवाह जो तंत्र है। तो बिहार की नदियाँ देखिए, बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है और यहाँ की जो नदियाँ हैं एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। तो अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। देखिए, एक हिमालयी नदियाँ, एक होती हैं पठारी नदियाँ। देखिए, ये हिमालयी नदियाँ सदा नीरा वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियाँ होती हैं और ये पठारी होती हैं, ये वर्षा आधारित नदियाँ होती हैं। हिमालयी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं और पठारी होती हैं दक्षिण से उत्तर की ओर होती हैं। हिमालयी नदियाँ, ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं और ये पठारी वाली आपकी अनुवर्ती होती हैं। हिमालयी नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं और पठारी नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती हैं। हिमालयी नदियाँ बाल्य अवस्था में होती हैं और ये पठारी नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में होती हैं, ये बूढ़ी होती हैं। और ये हिमालयी नदियाँ मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं और ये आपकी पठारी वाली हैं, ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। हिमालयी नदियाँ अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है और ये जो पठारी हैं, ये बाढ़ की कम संभावना होती है। और इसमें हिमालयी नदियों में जैसे गंगा हो गया, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती। और पठारी में सोन, पुनपुन, फल्गु और अजय, ये सारी नदियाँ आपके पठारी क्षेत्र से हैं। अब देख लीजिए इसमें मैप में एक बार ध्यान से देखिएगा, ये घाघरा है, ये गंडक यहाँ से निकली, यहाँ पे बूढ़ी गंडक, और ये बागमती, और ये कमला, फिर कोसी, और ये आपकी महानंदा, ये नेपाल से होती हुई आती है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कर्मनाशा ये मिलती है, और फिर सोन, पुनपुन, और ये फाल्गु नदी में निरंजना और मोहना, ये मिल के आपकी फाल्गु नदी बनती है। और ये कियोल, एक कियोल जिला है, उसमें कियोल नदी बहती है। ठीक है, और ये आपकी बीच में गंगा नदी। ठीक है, अब देखिएगा, अब नदियाँ दी गई। गंगा जो है ना, वो किस क्षेत्र से निकलती है और कहाँ पे है इसका? गंगा जो है, गंगोत्री उत्तराखंड से, और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में 445 किलोमीटर, ये बिहार में। ठीक है, टोटल इसका 2525 है टोटल अपने देश में। ठीक है, घाघरा और तिब्बत से निकलती है गंगा में, गंगा ये सारण में। ठीक है, इसका मुहाना है और 83 किलोमीटर है। गंडक जो है नेपाल से निकलती है, ये गंगा सोनपुर में, इसका मुहाना 260 किलोमीटर है। बूढ़ी गंडक ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, गंगा खडरिया में मिलती है और 320 किलोमीटर है इसका। बागमती है महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, कोसी नदी में जाती है, 394 किलोमीटर है इसका। कमला ये महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, कोसी नदी में मिल जाती है। कोसी नदी गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है। गंगा या कुर्सला कटिहार में 260 किलोमीटर इसका क्षेत्र है, लंबाई इसकी। महानदी ये पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है और गंगा यानी कि मालदा में मिल जाती है। ठीक है, कर्मनाशा ये विंध्य पहाड़ी से निकलती है, गंगा चौसा में ये मिलती है जाके। सोन जो होती है वो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, गंगा दानापुर में ये मिल जाती है। पुनपुन है आपकी झारखंड पलामू से निकलती है और गंगा फतुआ में मिलती है। फाल्गु नदी या फाल्गु या निरंजना नदी ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पुनपुन नदी के साथ ये गंगा में मिल जाती है। और अजय जो है जमुई से निकलती है और गंगा ये पश्चिमी बंगाल मिलती है। कियोल जो है ये हजारीबाग झारखंड से निकलती है और गंगा लखीसराय में ये मिल जाती है। सकरी नदी ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, कियोल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है गंगा नदी, देखते हैं अभी। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, बिहार में लेकिन 445, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। नेक्स्ट है गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले से चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बिहार के बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। और इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। ये क्वेश्चन आया भी था, कितने जिलों से निकलती है, तो ये 12 जिलों से जाती है। और सबसे अधिक जो लंबाई है वो पटना में लगभग 100 किलोमीटर ये पटना में है इसकी लंबाई। गंगा की सहायक नदियाँ जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार से गंगा मिलती हैं, जबकि महानंदा और अजय ये बिहार से बाहर मिलती हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से कहा जाता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखते हैं घाघरा नदी, ये मानसरोवर तिब्बत के पास निकलती है, अब बिहार के सिवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के बिहार की सीमा बनाती है, पर बहती हुई सारण में गंगा मिल जाती है। इसका अन्य नाम क्या है? सरयू मैदानी बाग में, गोगरा करनाली नेपाल में कहते हैं इसे। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंगा, गंडक, शारदा, भोरी और सेती। नेक्स्ट है गंडक नदी।
गंडक नदी को नारायणी नदी या मैदानी भाग में कहते हैं। और सप्त गंडकी शालिग्रामी, ये नेपाल में बोलते हैं इसे। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी है और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौज बनाती है। बिहार में भैंसा लोटन जो पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि। इसमें मिलने वाली गोल गोल काले पत्थर की शालिग्राम इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक। तो ये सोमेश्वर श्रेणी से पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले के गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसका अन्य नाम है सिकरहना, ये ऊपरी भाग में। और इसकी सहायक नदी है मसान, बलौर, त्यूर और धनौती। नेक्स्ट है बागमती नदी। ये नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी में निकलती है और ये बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। अंत में गंगा में विलीन हो जाती है। पहले ये बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब ये कमला नदी से मिलकर कोसी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा और विष्णुमती आदि। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। अब देखते हैं कोसी नदी। ये नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोसी कहा जाता है क्योंकि ये 7 धाराओं से मिलकर बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले से प्रवेश करती है और कुर्सला में गंगा में मिल जाती है। ये बहुत पूछा जाता है कोसी नदी कहाँ पे मिलती है, तो ये कुर्सला में मिलती है। कोसी नदी में अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहा जाता है। नेक्स्ट है इसकी जो सहायक नदियाँ हैं अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोशी, तमाकोशी, इंद्रावती और सुनकोशी। अब देखते हैं महानदी। ये पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ियों से निकलकर किशनगंज, पुड़िया, कटिहार होते हुए मालदा, ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। और ये उत्तर बिहार की सबसे मुख्य जो सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ हैं पनौर, नागर, बालासर, मोची, ठीक है, मेची। अब देखते हैं कर्मनाशा नदी। ये उत्पत्ति जो है विंध्य पहाड़ी से होती है और ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा, बक्सर में गंगा नदी से मिलती है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी कहा गया है, तो ये पूछा जाता है किसे अपवित्र नदी कहा गया। अब देखिए सोन नदी। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। ये रोहतास बिहार में एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच में बिहार से प्रवेश करती है। रोहतास एवं तथा भोजपुर को पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट है यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, और इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं रेहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल। सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास में, इंद्रपुरी बैराज रोहतास में, बाण सागर बांध मध्य प्रदेश में। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। अब देखिए पुनपुन नदी। ये झारखंड के पलामू जिले से छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार और औरंगाबाद, जहानाबाद से होते हुए फतुआ में गंगा नदी में मिल जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी देखिए मोरहर, मादर, दरधा आदि। और दक्षिण बिहार की ये प्रमुख नदी है। ठीक है, अब देखते हैं फल्गु नदी। यह हजारीबाग के पठार से निकलती है। लीलगंज या निरंजना तथा मोहना नदियों से मिलने के बाद बनती है। अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है और गंगा की उपनदी है इसे। गया में फाल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है, गया जी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब बिहार के जो नदियों के किनारे स्थित नगर हैं वो देख लीजिएगा। पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे, और मोकामा गंगा नदी के किनारे, मुंगेर गंगा नदी के, भागलपुर गंगा नदी के किनारे, बक्सर गंगा नदी के किनारे, छपरा घाघरा नदी के किनारे, सोनपुर गंडक नदी के किनारे, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक के किनारे, खगड़िया बूढ़ी गंडक, समस्तीपुर ये भी बूढ़ी गंडक के किनारे, दरभंगा बागमती नदी के किनारे, और गया फाल्गु नदी के किनारे। ठीक है, हाजीपुर गंडक नदी के किनारे, फतुआ पुनपुन नदी और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं। तो जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण हुआ है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण एवं पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया। तो इसमें देखते हैं सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी, इनकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, 3 है। देखिए सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना, इसका जो निर्माण हुआ था 1874 में डेहरी रोहतास में किया गया था,
और बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम घाटी ये आपकी ये नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोनपुर पर बांध बनाकर 2 नहरों को किनारे से निकाला गया। पहली ये पूर्वी सोन नहर है। इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक की सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर देखिए, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। अब देखिए सोन नहर है पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट का और बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट के स्थापित किए गए। अब देखते हैं गंडक नदी। ये गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना ये भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये बराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। इसे बोलते हैं पूर्वी गंडक और पश्चिमी गंडक। ठीक है, पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है। तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर के नाम से जानी जाती हैं। तिरहुत, त्रिवेणी, दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई होती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इससे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बिहार के सिवान और सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। नेक्स्ट है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में हुई थी और ये परियोजना 1954 में लागू हुई थी। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया था। ये परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई थी। ठीक है, और कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया। देखिए पूर्व कोसी, इसमें अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी नहर, इसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय की सिंचाई होती है। अब देखिए जलप्रपात। जब नदी की ढाल से अकस्मात परिवर्तन आने से नदी में तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। देखिए ककोला जलप्रपात ये नवादा में, दुर्गावती जलप्रपात ये रोहतास में सबसे ऊंचा है, कर्मनाशा जलप्रपात ये बक्सर में, धुआं कुंड जलप्रपात ये सासाराम रोहतास में, मंजर कुंड जलप्रपात ये सासाराम रोहतास में, जीआर कुंड जलप्रपात ये भोजपुर में, तेलर कुंड जलप्रपात ये कैमूर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिहार की कुछ प्रमुख झीलें देखिए, ये पूछी जाती है। कांवड़ झील तो बहुत पूछी जाती है, ये बेगूसराय में। ठीक है, मोगाबिल घोघा झील इसे बोलते हैं कटिहार में, कुशेश्वर झील ये दरभंगा में, घोड़ा कटोरा झील ये राजगीर नालंदा में, अनुपम झील कैमूर में, ये भी पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिमरी झील आपकी सरसा में, और जगतपुर झील ये आपकी भागलपुर में, मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में, सरैया मन बेतिया पश्चिमी चंपारण में, पिपरामन मोतिहारी पूर्वी चंपारण। और नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख नहरें देखिए। नहर जो है ये आपकी त्रिवेणी ये गंडक नदी, तिरहुत गंडक में, दोन गंडक में, और इसमें लाभांवित जिले हैं जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। नेक्स्ट देखिए पूर्वी कोसी, ये कोसी नदी बनी है और ये आपकी अररिया, सुपौल, पूर्णिया। पश्चिमी कोसी, कोसी में, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, राजपुर कोसी में, ये सरसा, मधेपुरा, बेगूसराय। पूर्वी सोन ये सोन नदी पे, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल। पश्चिमी सोन ये सोन नदी पे, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर। और बिहार के कुछ प्रमुख जलकुंड है देखिए अवस्थित है, जैसे राजगीर में ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है और ये सप्तधारा है, सूर्यकुंड है, मखदूम कुंड है, नानकुंड है, गोमुख कुंड है। ठीक है, मुंगेर में देखिएगा आपके हैं लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, श्रृंगार ऋषि कुंड और भरारी कुंड, पंचतर कुंड। गया में आपका एक है अग्निकुंड। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ जाके। इसके बाद हम देखेंगे बिहार की मिट्टी, इसमें सेकंड पार्ट में काफ़ी है, अभी 3 पार्ट हैं इसके। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। उसमें आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसका इतिहास पूरा करा दिया है, 1 लीनियर फैक्ट, और ये MCQ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।